Hello students, in this video we'll discuss chapter number 11 India wins freedom। बेटा इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे इवेंट्स को, बहुत सारे मूवमेंट्स को जो अल्टीमेटली हमें किसकी तरफ ले जाएंगे, फ्रीडम की तरफ ले जाएंगे। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे इसमें रोलैट एक्ट को जो 1990 में पास हुआ, फिर हम जलियांवाला बाग को पढ़ेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे, खिलाफत मूवमेंट को पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे जिसमें गांधी जी ने किया था सॉल्ट मार्च। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। बेटा इंडियाज नेशनल मूवमेंट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास मूवमेंट। इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था अब वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, किस में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, मास मूवमेंट में। पहले हम लोगों ने देखा था मूवमेंट्स होती थी पर छोटे छोटे पॉकेट्स में होती थी, पर अब ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे आएंगे, साथ में आएंगे और मूवमेंट करेंगे। और ये किसकी लीडरशिप में होगा बेटा? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो क्या फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी के आने के बाद ही स्टार्ट हुई, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। पर ये मूवमेंट मास मूवमेंट कब बनी, तो ये बिल्कुल सही है, 100% सही है कि मोहनदास करमचंद गांधी के आने के बाद ही हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वो काय में ट्रांसफॉर्म हो गई, मास मूवमेंट में। मतलब बहुत सारे लोगों ने साथ में आके मूवमेंट को किया, और जब बहुत सारे लोग साथ में होते हैं तो प्रेशर ईजिली बनाया जा सकता है किसके ऊपर? गवर्नमेंट के ऊपर। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे महात्मा गांधी का, या एमरजेंस ऑफ गांधी जी पढ़ेंगे, कहाँ पर ये बॉर्न हुए, कहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की, इंडिया कब वापस आए। चलो, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनका जो बर्थ था वो कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। कब हुआ था? सबको पता है, 2 अक्टूबर। किस ईयर में हुआ था? 1869। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी जन्मे थे पोरबंदर गुजरात में। ये लॉयर की प्रैक्टिस करने डर्बन गए। डर्बन कहाँ पर है बेटा? साउथ अफ्रीका में है। वहाँ पर उन्होंने सक्सेसफुली लीड किया इंडियंस को, बहुत सारी कम्युनिटीज से इंडियंस को लीड किया किसके अगेंस्ट कैंपेन करने को? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रैक्टिस साउथ अफ्रीका में होती थी उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने मूवमेंट किए, लोगों को लीड किया, है ना। देखो, साउथ अफ्रीका कंट्री तो ब्लैक्स की है पर उसको भी रूल करते थे ब्रिटिशर्स। जैसे हमारे इंडिया के रूलर ब्रिटिशर्स होते थे, वैसे साउथ अफ्रीका के रूलर भी कौन थे? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपनाते थे। मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, कालों को इन्फीरियर समझना, गोरों को सुपीरियर समझना, ऐसी मेंटालिटी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर गांधी जी ने देखा कि इंडियंस को भी बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट मिलता है। इंडियंस को वो लोग कलर्ड पीपल कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? कलर्ड। खुद अंग्रेज गोरे, अफ्रीकन काले, कलर्ड कौन हो गए? हम इंडियंस। ठीक है, तो गांधी जी को ये बात सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि ये हमारे साथ इतना इन्फीरियर ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। खुद गांधी जी को एक बार ट्रेन से नीचे उतार दिया था क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फर्स्ट क्लास तो वाइट्स के लिए रिजर्व है, आप नहीं कर सकते। तो इस सब के अगेंस्ट में गांधी जी ने आवाज़ उठाई डर्बन साउथ अफ्रीका में बहुत सारे इंडियंस के साथ जो डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते थे, है ना, उन सबको साथ में लिया और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट की, मतलब नॉन वायलेंट वे में। गांधी जी की जो मेथड थी उसे कहा गया सत्याग्रह है, जो 2 वर्ड से मिलके बनाए तभी उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य मतलब ट्रुथ, और आग्रह मतलब होल्डिंग फास्ट। सत्याग्रह, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है सत्याग्रह के पीछे वो ये है कि अगर आप सही हो तो आपको वायलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी प्रॉब्लम, जो आपका ऑपरेसर है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसके सामने रखो, एक दिन वो ज़रूर बदल जाए। बेटा गांधी जी की जो मेथड होती थी वो होती थी सत्याग्रह। ठीक है, गांधी जी की मेथड को क्या कहा जाता था? सत्याग्रह। सत्याग्रह कंपाउंड वर्ड है जिसमें सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है होल्डिंग फास्ट। ठीक है, उपास रखना। ये जो सत्याग्रह है इसको आप अप्लाई कैसे करोगे? तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको नॉन वायलेंट वे में नॉन कोऑपरेशन करना है। मतलब जिस भी व्यक्ति के साथ आप कोऑपरेट कर रहे थे उससे कोऑपरेट करना बंद कर देना है और कोई वायलेंस भी नहीं करना है। लड़ाई दंगे की बात गांधी जी ने कभी नहीं की। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन। किस पे बेस है ये? नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन पे या पैसिव रेसिस्टेंस पे। गांधी जी की फिलॉसफी है कि आपको एविल को रेसिस्ट करना है, बुराई को ख़त्म करना है,
पर एविल डूअर से हेट नहीं करना है, मतलब जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है उससे नफरत नहीं करनी है, ठीक है। उस अत्याचार को सामने लाते हुए उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी है, ठीक है। गांधी जी की फ़िलॉसफी थी कि एविल को रेसिस्ट करो, पर एविल डूअर मतलब जो आपके साथ बुरा कर रहा है उससे नफरत नहीं करनी है। गांधी जी वापस आ गए थे इंडिया 1915 में, और 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम खोल लिया अहमदाबाद में, और वहाँ पर ये धागा बुनते थे चरखे के ऊपर। चरखा आप लोगों ने देखा होगा ना, स्पिनिंग व्हील कहते हैं ना शायद इसको। इसके ऊपर गांधी जी बैठ कर के चरखा बुनते थे। कौन? गांधी जी, ठीक है। कहाँ पर? साबरमती आश्रम में। कब खुला साबरमती आश्रम? 1916 में। और ये यार्न स्पिन करके धागा बना के किस आइडिया को प्रमोट करते थे? सेल्फ रिलायंस के, ठीक है। ये खादी भी वीव करते थे, धागे को स्पिन कर रहे हैं, खादी को वीव कर रहे हैं, और किसको प्रमोट कर रहे हैं? सेल्फ रिलायंस को। तो खादी को वीव करना, बुनना। खादी को कैसे वीव करते बेटा? जब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप धागे को प्लेस करते हो तो क्या बन जाता है? क्लोथ। तो इन्होंने ऐसे वीविंग की खादी की, और धागा भी बनाया। और किसके लिए किया बेटा? ये सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करने के लिए, कि भाई हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, हम हमारा कपड़ा खुद बना सकते हैं। गांधी जी ने बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। बहुत सारे सत्याग्रह कैंपेन किए, चंपारण में किए, खेड़ा में किए, अहमदाबाद में किए, और हर जगह गांधी जी को मिली बहुत बड़ी सक्सेस, ठीक है। चंपारण में जब इन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किया तो कारण क्या था बेटा? इंडिगो कल्टीवेटर्स। जो इंडिगो कल्टीवेटर्स थे, अच्छा होता क्या था, इंडिगो को बोलते हैं हम नील। तो अंग्रेज़ जबरन हमसे कहते थे कि आप नील को ग्रो करो। हमारे किसान नील को ग्रो क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उसकी रूट्स लॉन्ग होती है। अगर एक बार आप किसी ज़मीन पे इंडिगो ग्रो कर दो तो वो फिर राइस और वीट के लिए सूटेबल नहीं रह जाती, अनकल्टिवेबल बन जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमारे कल्टीवेटर्स इंडिगो को ग्रो, हमारे जो किसान थे, पीजेंट्स थे, वो ग्रो नहीं करना चाहते थे। किसको? नील को। तो गांधी जी ने उन्हें सपोर्ट किया, पूरा सत्याग्रह हुए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी के सामने घुटने टेके और कहा कि ठीक है, हम इंडिगो प्लांटेशन यहाँ से हटा लेंगे। क्लियर है? तो पहला जो सत्याग्रह गांधी जी ने किया वो चंपारण में किया। चंपारण कहाँ है बेटा? बिहार में। और किसके लिए किया? इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट में किया। और किसके साथ खड़े थे गांधी जी? पीजेंट्स के साथ, इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ। फिर बेटा मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद के, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्हें पे कम किया जाता था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, तो वो भी सत्याग्रह करे थे गांधी जी ने, उन्हें भी ज्वाइन किया। फिर खेड़ा के पीजेंट इसलिए परेशान थे कि एक बार इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण खेड़ा के किसानों को प्रॉपर फूड प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं हुआ, वहाँ का एग्रीकल्चर पूरी तरह फेल कर गया। तो खेड़ा के किसान चाहते थे कि इस साल हमसे टैक्स वसूला ना जाए, हमारे इस साल के रेवेन्यू वेव कर दो, मतलब हमसे टैक्स ना लो। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं थी। देखो, अगर मैं अर्न करूँगी तो मुझे टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी अर्निंग ही नहीं हुई तो मैं टैक्स कैसे दूँगी? पर अंग्रेज इस बात को समझने को तैयार थे ही नहीं। समझ में? तो खेड़ा में किसानों की परेशानी थी कि हमारी क्रॉप फेल कर गई है, हमसे टैक्स मत लो। मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम ये थी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं होते थे, तो उसके अगेंस्ट में कैंपेन कर रहे थे। गांधी जी तीनों जगह गए और तीनों जगह सक्सेसफुल रहे। ये जो कैंपेन्स थे, इनकी वजह से गांधी जी को बहुत रेस्पेक्ट मिली, और किसकी? अपने देश के लोगों की। लोग इन्हें मसीहा की तरह देखने लगे थे कि गांधी जी रहेंगे तो हम एक दिन आज़ाद हो ही जाएंगे, हमारा भला हो ही जाएगा। एमंग द यंग नेशनलिस्ट, बेटा बहुत सारे यंग नेशनलिस्ट थे जिन्होंने गांधी जी के कैंपेन को ज्वाइन किया। वो थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने पॉलिटिकल एजुटेशन की भी बात की, ठीक है। गांधी जी कंबाइंड पॉलिटिकल एजुटेशन विथ कंटिन्यूअस कैंपेन अगेंस्ट सोशल एविल। अच्छा, गांधी जी ने पॉलिटिकल एजुटेशन की भी बात की, पर वो पॉलिटिकल एजुटेशन को किसके साथ कंबाइन करना चाहते थे? हमारी सोसाइटी के सोशल लेवल्स। बेटा हम बात कर रहे हैं आज से 100 साल पहले की, 150 साल पहले की। तो उस टाइम प्रॉब्लम क्या होती थी बेटा कि
सोशल लेवल्स बहुत हुआ करते थे सोसाइटी में। तो गांधी जी का कहना ये था कि पॉलिटिकल एजिटेशन हो, राजनीति में हमें पकड़ मिले, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर समाज को जब तक हम इन एवल्स से फ्री नहीं करेंगे, सामाजिक बुराइयों से फ्री नहीं करेंगे, हमारी आज़ादी का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो गांधी जी ने पॉलिटिकल एजिटेशन को कंबाइन किया किसके साथ? सोशल लेवल्स के साथ। सोशल लेवल्स क्या हुआ करते थे उस टाइम के बेटा? अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना। तुम यहाँ से कुएं से पानी नहीं ले सकते, तुम अपनी परछाई मेरे ऊपर नहीं डाल सकते, तुम दूर रहो, तुम्हारा कप अलग, तुम्हारा ग्लास अलग। अल्कोहलिज्म, ड्रिंक बहुत करते थे लोग, दारू शराब, है ना। और विमेन को बहुत इल ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो दीज वर सम एवल्स विच गांधी जी वॉन्ट टू रिमूव। दैट इज़ वाई ही कंबाइन पॉलिटिकल एजिटेशन विद कैंपेन अगेंस्ट सोशल एवल्स। क्योंकि गांधी जी को कंटिन्यूस सक्सेस मिलती जा रही थी, तो जो कॉमन पीपल था वो गांधी जी को सेवियर की तरह देखता था, है ना। सब लोगों को लगने लगा था कि अब हमें मुक्ति दिला देंगे, छुटकारा दिला देंगे ऑपरेशन से, दयनीयता से। मिजरी बोले तो बहुत ही एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन, ठीक है। दयनीय स्थिति, ऑपरेशन बोले तो अत्याचार से, दयनीय स्थिति से हमें कोई फ्री करा सकता है, कोई गेट रिड ऑफ करा सकता है, तो वो कौन ही है? गांधी जी, ठीक है। और ये मैसेज पूरे इंडिया में था कि भाई पूरे इंडियंस के लिए अब एक मसीहा, एक सेवियर आ गया है। लोगों ने गांधी जी को राम, लॉर्ड राम से कंपेयर किया, हु अकॉर्डिंग टू रामायण हैड डिस्ट्रॉय द एविल रावण। रामायण आप सबको पता है, राम आपको पता है, राम जी ने रावण का वध किया, ये भी आपको पता है। तो राम से कंपेयर करते थे कुछ लोग गांधी जी को। कुछ इन्हें साधु मतलब संत सेज कहते थे। दे वर रेडी टू डू एनी थिंग फॉर हिम, और लोग गांधी जी के लिए कुछ भी करने को रेडी थे। अब हम पढ़ेंगे बेटा रोलाक्ट एक्ट को। तो देखो, आप लोगों ने अगर लास्ट चैप्टर के वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने हमें थोड़ा सा ऐसा आश्वासन दिया था कि अगर हमारे सैनिक वर्ल्ड वॉर 1 में जा कर के फाइट करेंगे तो वो हमें फ्रीडम दे देंगे, ठीक है। एक शॉर्ट ऑफ प्रॉमिस था कि वो हमारी कंडीशंस को अच्छा करने के लिए सोचेंगे। तो वर्ल्ड वॉर 1 ब्रिटिश जीत जाते हैं, तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये हो सकता है इंडिपेंडेंस की बात हमसे करने आ जाए या कुछ मेजर ड्रास्टिक चेंजेस की बात करें। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने पास किया रोलैक्ट एक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट एक्ट था। अनजस्ट क्यों था? क्योंकि बेटा जब भी किसी की गिरफ्तारी होती है तो 24 आवर्स में उसका ट्रायल ज़रूर होता है मजिस्ट्रेट के सामने, पर इस एक्ट के अंतर्गत 2 ईयर्स तक तो आपको ट्रायल ही नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा गया? अनजस्ट। जो ब्रिटिश थे उन्होंने रोलैक्ट एक्ट पास किया 1990 में। ये जो लॉ था ये लोगों की फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता था और गवर्नमेंट को पावर देता था कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के और उसे जेल में डाल सकते हैं बिना ट्रायल के। बिना वारंट के आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, बिना ट्रायल के किसी को जेल में डाल सकते हो। ऐसी पावर देता था रोलैक्ट एक्ट किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसे ब्रांड किया गया ब्लैक एक्ट की तरह। रोलैक्ट एक्ट को अनजस्ट एक्ट कहा गया, ब्लैक एक्ट कहा गया। गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च किया और उन्होंने इंडियंस को कहा कि आप 6 अप्रैल 1990 को हड़ताल रखो, है ना, उपवास रखो, प्रेयर करो। तो बेटा गांधी जी ने क्या कहा कि हम एक दिन की स्ट्राइक करेंगे। कब करेंगे? 6 अप्रैल को, ठीक है। ही कॉल्ड अपॉन इंडियंस टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1990 अ डे ऑफ हड़ताल, स्ट्राइक। हम इस दिन फास्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे। सत्याग्रह सभास को सेटअप किया गया, क्यों? मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, नॉन वायलेंट स्ट्राइक करने के लिए कि हम हड़ताल तो करेंगे पर उसमें कोई वायलेंस नहीं होगा, हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे अगेंस्ट दिस एक्ट। इस एक्ट के अगेंस्ट में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और गांधी जी के कॉल को वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स मिला। वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? सारे लोग गांधी जी के कॉल पे आ गए कि ठीक है गांधी जी आप कहते हैं तो हम हड़ताल करेंगे, हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग को, जो भी कब हुआ? 1919 में ही। रोलैक्ट एक्ट भी बेटा 1919 में पास हुआ। जलियांवाला बाग में सैकर भी कभी होता है? 1919 में। अमृतसर में 2 प्रोमिनेंट लीडर्स का हो जाता है अरेस्ट। वो कौन होते हैं बेटा? सैफुद्दीन किचलेव और डॉक्टर सत्यपाल। तो स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होते हैं और
वो लोग जो इस प्रोटेस्ट को करने आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि यहाँ पर बैन लगा हुआ है पब्लिक मीटिंग्स पे। तो जो लोग होते हैं अमृतसर के वो मीटिंग कर लेते हैं कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, जबकि उस टाइम बैन लगा हुआ था कि आप लोग साथ मिलकर कोई मीटिंग नहीं कर सकते, आप साथ में इकट्ठे नहीं हो सकते, पर इन लोगों को पता ही नहीं था। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में मीटिंग होती है कहाँ पर, जलियांवाला बाग में, है ना, विच हैपन टू बी द डे ऑफ वैसाखी फेस्टिवल। वैसाखी फेस्टिवल भी था, तो कुछ लोग वैसाखी फेस्टिवल को मनाने आए, कुछ लोग इस मीटिंग के लिए आए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई क्यों हमारे सैफुद्दीन और किचलेव का, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव का आपने क्या कर दिया है, अरेस्ट किया है। और उन सबको ये नहीं पता था बेटा कि यहाँ पर बैन लगा हुआ है पब्लिक मीटिंग्स पर, और वो चुपचाप बेचारे मीटिंग करते रहते हैं, कोई वायलेंस नहीं करते हैं पर मीटिंग करते हैं। जबकि अंग्रेजी सरकार ने मीटिंग पे क्या लगाया हुआ था, बैन। जनरल डायर जो मिलिट्री कमांडर होते हैं अमृतसर के, उन्हें ये बात पता चल जाती है कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो उस पार्क में जाते हैं, उस पार्क की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जो नैरो एग्जिट होती है उसे वो क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे बोलते हैं इसमें 5 रास्ते थे। अच्छा, अलग अलग जगह पढ़ो तो अलग अलग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 5 रास्ते थे, पर बाकी सारे ब्लॉक थे, एक ही से आना और जाना होता था। तो मतलब जो एंट्री थी वही एग्जिट भी थी। मतलब ये पूरा बाग है, 5 रास्ते थे पर पाँचों ब्लॉक हुआ करते थे। मतलब यहाँ पर कुछ पहले से ही आना जाना बंद, मतलब नहीं जाने के लिए यूज़ किया जाता था इन रास्तों को। पहले सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे अंदर भी जाते थे और उसी से बाहर आते थे। तो जनरल डायर ने इस एंट्री को, मतलब इस एग्जिट को क्या कर लिया, ब्लॉक कर लिया। मैं क्या कह रही हूँ, रास्ते और भी थे पर वो ऑलरेडी पहले से ही बंद थे, लोग आना जाना सिर्फ एक ही गेट से करते थे। इसी गेट से आना है, इसी गेट से जाना है, इसको ब्लॉक किया किसने, जनरल डायर ने। जो नैरो एग्जिट थी उसे ब्लॉक कर लिया और इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग कराई, ओपन फायर, सबको मार दिया, हंड्रेड्स पीपल वर किल्ड। और इससे पूरा के पूरा नेशन स्टन रह गया, शब्द रह गया। मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को भी मारा, बूढ़ों को भी मारा, सबको मारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिनाउंस किया अपने नाइटहुड के टाइटल को और प्रोटेस्ट किया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया पंजाब में। जो प्रोटेस्टर थे उन्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। जितने भी प्रोटेस्टर हुआ करते थे ना बेटा, उन सबको बुला बुला के पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। बहुत सारों को तो जेल में डाल दिया गया, किसी को तो मार भी दिया गया। अब हम पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट को। अगेन 1990 का तीसरा इवेंट, 1990 में ही रोलैक्ट एक्ट पास हुआ, 1990 में ही जलियांवाला बाग हुआ और 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट होगी। बेटा वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से 18, जिसमें एक साइड था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, दूसरी साइड था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और जर्मन एम्पायर। तो बेटा यहाँ पर बात सिर्फ हम ऑटोमन एम्पायर की करेंगे, जहाँ पर होता है कैलिफ, खलीफा, जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम होते हैं उन सब का रिलीजियस हेड होता है। तो जब ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1 में, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही हरासिंग ट्रीटी साइन करवाने वाले थे कैलिफ से और कैलिफ की पोजीशन को ख़त्म करने वाले थे। तो इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया, अपने खलीफा की पोजीशन को, अपने क्या बोलना चाहिए, रिलीजियस लीडर कैलिफ की पोजीशन को बचाने के लिए। तो इंडिया क्यों पीछे रहता है, इंडिया में भी अच्छे खासे नंबर में मुस्लिम थे, तो यहाँ पर भी अब क्या स्टार्ट होगी, खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ब्रिटेन थे उन्होंने एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म किसके ऊपर इम्पोज की, टर्की के रूलर के ऊपर, ठीक है, जिसे कैलिफ माना जाता है इस्लाम का। इससे जो इंडियन मुस्लिम थे वो भी नाराज़ हुए और क्या पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम नाराज़ हुए थे। तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया 1990 में अंडर द लीडरशिप ऑफ शौकत अली, मोहम्मद अली, जिन्हें हम अली ब्रदर्स कहते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, तिलक, गांधी जी ने भी खिलाफत एक्टिविस्ट को ज्वाइन किया। और गांधी जी तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी देखते थे कि भैया ये वही टाइम है जब हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर पाएंगे, क्योंकि अब हम दोनों का ही कॉमन दुश्मन कौन है, ब्रिटिश। नहीं तो जो ब्रिटिशर्स थे
वो बहुत सारी अपीसमेंट पॉलिसी ला रहे थे और तरह तरह से मुस्लिम को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था उन्होंने मुस्लिम्स को। तो अब गांधी जी को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई अब हम हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं। तो अब्दुल कलाम आज़ाद, तिलक, गांधी जी, इन सब ने भी किसको ज्वाइन किया, खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया। हिंदूज और मुस्लिम्स में आए और दोनों ने मिलकर इस मूवमेंट में पार्ट लिया, ठीक है। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच सून फॉलोड, और फिर जल्दी क्या आने वाली थी बेटा, नॉन कोऑपरेशन। बेटा अब हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पढ़ेंगे 1920 से 22 तक। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने एक कॉल किया कि भाई अब हम ऑल इंडिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे। कौन से 2 मुद्दों को रिड्रेस करने के लिए, एक जो पंजाब में गलत हुआ और दूसरा जो टर्की में अंग्रेज गलत कर रहे हैं, ठीक है। और इसी दिन बेटा तिलक की हो जाती है डेथ। 1 अगस्त 1920 को तिलक की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ 1920 में, तो कांग्रेस ने ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी को अपॉइंट किया और पूरा साल वो काम करती रही। कांग्रेस सेशन जो नागपुर में हुआ 1920 में, उसमें कांग्रेस ने अपॉइंट किया ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी को और वो पूरा साल काम करती रही। अब कांग्रेस की जो मेंबरशिप थी वो सबके लिए ओपन कर दी गई। जितने भी मेन हैं, विमेन हैं, जो 21 साल से बड़े हैं, उन सबको अब एंट्री मिल सकती थी कांग्रेस में। मतलब अब कोई सिलेक्शन या किसी को नहीं लेना है, किसको लेना है, ऐसा कुछ नहीं था। बस आप 21 साल से ऊपर हो तो आप आ सकते हो कांग्रेस में। बस एक नॉमिनल फ़ीस देनी पड़ती थी, वो थी 4 आनास, जिसको हम 25 पैसा कहते थे। 1 रुपये जिसको आज हम यूज़ करते हैं, जिसकी हम मेलोडी लेते हैं, ठीक है, क्लियर्स लेते हैं, उस मेलोडी इस 1 रुपये का 4th पार्ट जिसको हम बोलते हैं 0.25 पैसा, इतना आप अमाउंट देख करके कांग्रेस के मेंबर बन सकते थे। एज कितनी चाहिए थी, 21 साल। मतलब कांग्रेस की मेंबरशिप अब ओपन हो गई थी सबके लिए, क्योंकि 25 पैसे तो सब बहुत बड़ी बात नहीं थी। कांग्रेस डिफाइंड इट्स गोल एज स्वराज। अब कांग्रेस ने अपने गोल को क्या बताया कि भाई अब हमारा अल्टीमेट एम है स्वराज, आज़ादी लेनी है, विच वॉज टू बी अचीव थ्रू बाइकॉट कंबाइंड विथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कांग्रेस ने ये कहा कि भाई हमारा जो मेजर मोटिव है वो है स्वराज लेना, आज़ादी लेना, और आज़ादी अगर हमें चाहिए है तो इसको अचीव करने के लिए हमें 2 टाइप के प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। एक तो बाइकॉट, मतलब अंग्रेजी प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है, दूसरा कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चलाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स नहीं चलाएंगे, तो जिस चीज़ को हम बाइकॉट कर रहे हैं उसका जो हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा वो हमें मिलेगा नहीं। जैसे आप बोल रहे हो कि फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करो, तो फिर हम नागा बाबा तो नहीं बन जाएंगे, है ना, जिंगलाला हूँ तो नहीं बन जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो पहनना पड़ेगा। तो भैया इंडियन क्लॉथ होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब हम बाइकआउट मूवमेंट को पढ़ेंगे। तो गांधी जी ने बाइकआउट प्रोग्राम चलाया। बाइकआउट किसका करना था बेटा, ब्रिटिश गुड का, ब्रिटिश लेजिस्लेचर का, कोर्ट का। मतलब अगर हमारे इंडियन लॉयर जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू, ये सब लॉयर हुआ करते थे, है ना। तो बाइकआउट मूवमेंट जब चलेगा तो ये जो लॉयर होंगे ये कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए नहीं जाएंगे। अगर कुछ इंडियन मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ होगा लेजिस्लेचर में तो वो लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई टीचर है इंडियन तो वो पढ़ाने नहीं जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने नहीं जाएंगे। जो ब्रिटिश टाइटल्स और ऑनर्स हैं उन्हें हम वापस कर देंगे। टाइटल्स को रिनाउंस किया गया। जो फॉरेन गुड्स थे उन्हें जला दिया गया पब्लिक में। बड़े बड़े ऐसे बोन फायर जलते रहते थे, उसमें लोग अपने गुड्स को आकर डालते रहते थे। बहुत सारे रिनाउंड लीडर्स जो थे उस टाइम के, जैसे सी.आर. दास, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने तो अपना करियर ही छोड़ दिया और मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ICS का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे, इंपीरियल सिविल सर्विसेज का, जो आज हम बोलते हैं ना UPSC का जो एग्ज़ाम होता है, पहले ICS होता था, जिससे बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलती थी, कलेक्टर वगैरह की, रेवेन्यू कलेक्टर जो होता है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने करियर को छोड़ दिया। C.R. दास, राजेंद्र प्रसाद लॉयर थे, इन्होंने छोड़ दिया। सी गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू, ये कोई भी प्रैक्टिस के लिए कोर्ट गए नहीं और इन्होंने भी मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। द कांग्रेस बाइकॉटेड द काउंसिल इलेक्शन। इवन उस टाइम में जो काउंसिल इलेक्शंस होने वाले थे कांग्रेस ने उसे भी बाइकआउट किया। बहुत सारी पार्टीज़ ने उस टाइम में बाइकआउट कर दिया था। सिर्फ एक पार्टी थी जिसका
नाम था शायद क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा। मद्रास की पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम बस इलेक्शन में पार्ट लेंगे। नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, मद्रास से थी। नाम क्या था भाई? जस्टिस पार्टी से थी जिसने इलेक्शन लड़े थे। बाकी किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा था उस टाइम का, काउंसिल इलेक्शन। बेटा जो कांग्रेस थी उसने पीजेंट्स को एनकरेज किया कि आप लोग ग्रांट देना बंद कर दो, और वर्कर्स से कहा कि तुम लोग हाई वेजेस की डिमांड करो और बोलो कि हम कम घंटे काम करेंगे, ज़्यादा पैसे लेंगे। पीजेंट से कहा कि तुम लोग रेंट देना बंद कर दो। किसान सभा ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है। पीजेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसान सभाएं बनाई गई, ऑर्गेनाइज की गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई बॉम्बे में, कब? 1920 को, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1920 में बॉम्बे में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या क्या थे। जो कांग्रेस थी उसने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया। मैंने अभी बताया ना कि अगर हम ब्रिटिश स्कूल में नहीं पढ़ेंगे तो स्कूल बैकअप में कौन से हैं। फॉरेन क्लॉथ नहीं पहनेंगे तो बैकअप में कौन सा कपड़ा है जैसे हम पहनेंगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इसी टाइम में काशी विद्यापीठ एस्टेब्लिश हुआ, बिहार विद्यापीठ एस्टेब्लिश हुआ, जामिया मिलिया अलीगढ़ में सेटअप हुआ। अब हम लोगों के रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो यहाँ पर हमने देखा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तब हम लोगों ने देखा कि हमारे लोगों ने डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जितने भी लोग होते थे उसमें से मैक्सिमम लोगों ने एंथुजियास्टिकली सपोर्ट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। जो औरतें थीं वो भी बहुत नंबर में अपने घरों से वापस आई, घरों से बाहर निकली, मूवमेंट को ज्वाइन किया। वापस नहीं आई, घरों से बाहर निकली, मूवमेंट को ज्वाइन किया। तो ऑल इन ऑल ये पैराग्राफ कहना चाह रहा है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो लोगों का एंथुजियास्टिक सपोर्ट हमें मिला, और वो भी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं कि कोई गरीब था कोई अमीर था, सारे लोग आए और पार्ट लिया। औरतें भी घरों से बाहर आई, मूवमेंट में पार्ट लिया। जो बच्चे थे, टीचर्स थे, उन्होंने अपने करियर को रिस्क पे रखा और बायकॉट मूवमेंट में पार्ट लेते हुए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दिया। जो लोग थे उन्होंने स्ट्राइक को ज्वाइन किया, प्रदर्शन किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, और फॉरेन गुड्स को बंद किया गया। जो लोग थे, पास था कि बेटा गांधी जी तो ब्रिटिशर्स को भगा ही देंगे और स्वराज एस्टेब्लिश कर देंगे। गांधी जी के आइडिया को उन्होंने इंटरप्रेट किया अपने अपने हिसाब से, टू सूट देयर इमीडिएट लोकल नीड्स। मतलब अभी तक स्वराज एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं बन पाया था, लोग स्वराज से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, पर लोगों को ये मानने लग गए थे कि भाई हमारी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है अगर उसको गांधी जी सॉल्व कर दे रहे हैं तो हमारे लिए तो इतना भी बहुत है। तो लोगों ने मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ लोकल ऑपरेशन। जैसे कि अगर मैं किसान हूँ तो मैं टैक्सेस नहीं पे करूँगी, ठीक है। अगर मैं ट्राइबल कम्युनिटी हूँ तो मैं फॉरेस्ट में अंदर इंटीरियर एरियाज तक चले जाऊँगी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में चली जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने फॉरेस्ट को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए थे उससे। बेटा बात क्या थी कि हम अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे। तो अब हमने सब लोगों ने अपनी अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो किसान थे उन्होंने टैक्स पेमेंट करने से मना कर दिया, नो टैक्स कैंपेन चलाया, ठीक है। फिर इन्होंने अपने कैंपेन को किसके साथ भी जोड़ा? इलीगल इविक्शन। पहले हमारे किसानों को उनकी ज़मीनों से कभी भी हटा दिया जाता था अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे। तो जो इलीगल एविक्शन और था उसके साथ में भी इन्होंने अपने कैंपेन को जोड़ा और इलीगल एविक्शन के अगेंस्ट में कैंपेन किया, ठीक है। मतलब जो रेंटेड लैंड होती थी उससे किसानों को कभी भी हटा दिया जाता था, तो ये भी गलत था। जो लोग थे गुंटूर आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने बोल दिया हम म्यूनसिपल टैक्सेस नहीं देंगे। जो लोग टाउन में रह रहे थे, कहाँ के? चिराला आंध्र प्रदेश, वो लोग गांव शहर से बाहर चले गए और नए टाउन को उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया। से सुनो, जो लोग थे टाउन चिराला के आंध्र प्रदेश के, वो लोग अपने टाउन से बाहर चले गए और उन्होंने नया ही पूरा टाउन एस्टेब्लिश कर लिया। बहुत सारी जो फॉरेस्ट ट्राइब थी उसने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए और कहा कि हमें पूरे फॉरेस्ट रिसोर्स को यूज़ करने का राइट होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम सही बात करें तो फॉरेस्ट
के केयर टेकर तो ट्राइबल कम्युनिटी थी। उन्होंने फॉरेस्ट को इस तरीके से इतने सालों से यूज़ किया कि फॉरेस्ट का 1 इंच भी नष्ट भी नहीं किया और अपनी लाइवलीहुड को भी अर्न करते रहे। तो फॉरेस्ट ट्राइब्स कह रही थी कि अब हम सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करेंगे कि भाई पूरे फॉरेस्ट पे हमारा राइट होना चाहिए। कुछ जो ट्राइब थी बंगाल की, कोस्टल आंध्र प्रदेश की, उन्होंने बोल दिया अब हम ग्रेजिंग टैक्स नहीं देंगे। भाई ज़मीन हमारी, तुम क्यों हमसे टैक्स ले रहे हो? मतलब आपके जो कैटल्स होते हैं उनको अगर किसी प्लॉट पे आप ग्रेज कराने, खाना खिलाने ले जाओगे तो उसके ऊपर भी अंग्रेज टैक्स लेते थे। वो टैक्स देने से मना कर दिया। चारा खिलाने पर भी टैक्स लगता था, वो ट्राइबल्स ने देने को मना कर दिया। अब छोटा नागपुर रीजन में भी ट्राइबल्स ने मना कर दिया कि हम टैक्सेस नहीं देंगे। जो किसान थे राजस्थान के, सिंध के, गुजरात के, कहाँ के बेटा? सिंध, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन्होंने बड़े लेवल पे मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट ऑपरेसिव लैंड ऑनर्स। जो ज़मींदार होते थे ना, दुष्ट टाइप के, उनके अगेंस्ट में मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। मोल्पा, अ मुस्लिम पीस कम्युनिटी जो केरला की थी, उसने भी रिवोल्ट किया। तो जो मोल्पास थे, कहाँ के? केरला के, एक मुस्लिम कम्युनिटी होती थी, इन्होंने भी रिवोल्ट किया। किसके अगेंस्ट में बेटा? ज़मींदार के अगेंस्ट में। और ये ज़मींदार बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, अत्याचारी थे। असम में जो लेबर थे टी प्लांटेशन में, वो लोग भी स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने कहा कि हमारे वेजेस बढ़ाओ। तो लेबर अनरेस्ट मद्रास में भी देखा गया। असम में टी प्लांटेशन वर्कर्स हड़ताल कर रहे हैं कि हमारे वेजेस बढ़ाओ। मोलपास ज़मींदार के अगेंस्ट में कर रहे हैं। ऐसे ही मद्रास में भी हमने देखा बहुत लेबर अनरेस्ट बेटा। तो हमने मद्रास में भी लेबर अनरेस्ट देखा। पंजाब में जो सिंह सभा हुआ करती थी, उन्होंने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए। किसके अगेंस्ट में? करप्ट महंत। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, पंडित जी होते हैं ना, पूजा वूजा करते हैं, वैसे ही गुरुद्वारे में महंत होते हैं, तो प्रीस्ट भी बोल सकते हो आप। तो गुरुद्वारे में जो प्रीस्ट होते हैं वो बहुत भ्रष्टाचारी, करप्ट हो चुके हो गए थे। तो उनके अगेंस्ट में भी नॉन वायलेंट वे में प्रोटेस्ट किया गया। पंजाब में जो सिंह सभा थी वो भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने के लिए उठी। किसके अगेंस्ट में? करप्ट महंत के अगेंस्ट में। कहाँ पर थे करप्ट महंत? गुरुद्वारा में। फिर एंटी लिकर कैंपेन चलाए गए, मतलब शराब नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, ये ऑर्गेनाइज किए गए पंजाब में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में। अब हम ब्रिटिश रिस्पॉन्स की बात करें तो बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सब देख के खुश तो थी नहीं। उसने सीवियर रिप्रेशन किया, सप्रेशन किया। मतलब एक तरीके से हमारे जितने भी प्रोटेस्टर थे उनको क्रश करने की कोशिश की। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें हो रहा था इकोनॉमिक लॉस, समझ नहीं आ रहा था उन्हें अब क्या करें क्या नहीं करें। हर तरफ, चारों तरफ अनरेस्ट दिख रहा था। तो उन्हें ब्रूटल रिप्रेशन किया, कांग्रेस को बैन कर दिया। लगभग 30,000 कांग्रेस के जो लीडर थे, 30,000 कांग्रेस लीडर को वॉलंटियर। गांधी जी ने चेतावनी दे दी ये सब देख के कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, डेलिब्रेट ब्रेकिंग ऑफ लॉज। जब इतने सारे कांग्रेस लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस को बैन कर दिया गया, तो गांधी जी ने चेतावनी दी, सुनो भाई, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना तो हम मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाएंगे, डेलिब्रेटली हम लॉज को तोड़ेंगे अगर ये रिप्रेशन कंटिन्यू रहा तो। अगर इसी तरीके से आप हमारा दमन करते रहे, सप्रेशन करते रहे, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लेके आएंगे। बेटा ये वीडियो हम कर रहे हैं यहीं पर एंड विड्रॉल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक है।